Please subscribe. हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। दर्शन शास्त्र के इस वर्ग में, इस क्लास में, ऑनलाइन क्लास में हम लोग प्रश्न और उत्तर पढ़ रहे हैं। पेपर थर्ड जो पार्ट 2 ऑनर्स का है। तो इसमें प्रश्न है अभी हमारे सामने कि एक्सप्लेन मोरल मैक्सिम ऑफ कांट। मोरल मैक्सिम क्या है कांट का, यानी कांट के नैतिक सूत्र क्या क्या है उनकी व्याख्या करें। तो कांट ने जो नैतिक सूत्र के रूप में नियम दिया है वो मुख्य रूप से 5 है, कहीं कहीं इसको 3 माना जाता है। तो इसकी व्याख्या हम लोग 1 बाय 1 करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं इसका नियम देखने के लिए। दैनिक व्यवहारों का विनियोग करने के लिए, कि दैनिक व्यवहार जो हम करते हैं कैसे क्या हो रहा है, इसको समझने के लिए कांट ने 5 सूत्र बनाए हैं। इन्हीं 5 सूत्रों में से निरपेक्ष आदेश का सम्यक निरूपण मिलता है। कि निरपेक्ष आदेश जो कि एक होता है सापेक्ष डायरेक्ट, और एक इनडायरेक्ट आदेश हमको मिला हुआ है कि हमको ऐसे रहना चाहिए, ऐसे कर्म हमको करना चाहिए। तो निरपेक्ष जो आदेश मनुष्य मात्र के लिए मिला हुआ है, नीति शास्त्र में उसका अध्ययन किया जाता है और उसका निरूपण जो है सम्यक रूप से इन 5 सूत्रों में कांट साहब करते हैं। कुछ लोगों ने केवल 3 सूत्र को ही माने हैं। कांट के वो सभी 5 सूत्र क्या है देखते हैं 1 बाय 1। प्रथम सूत्र है जो सार्वभौमिक नियम कहलाते हैं, यूनिवर्सल लॉ के रूप में इसकी मान्यता है। वो क्या कहते हैं, इसके अनुसार केवल उसी सूत्र पर कार्य करो। क्या कहते हैं कि ऐसे सूत्र पर कार्य करो और उन्हीं सूत्र पर कार्य करो जो या जिसके माध्यम से तुम उसी समय इच्छा कर सको। यानी वो कर्म हम करें और इच्छा तुरंत हम कर सके, हमारे मन में ये भाव उठे कि उसे एक सार्वभौमिक नियम होना चाहिए। हमारे मन में ये अंदर से एक विचार होने चाहिए कि ये नियम जो है, ये नियम पूरे विश्व के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए होने चाहिए। तो ऐसे नियम को जो सर्वमान्य होने की क्षमता रखता हो, हमको ऐसा अंदर से अनुभूति होती हो अगर, तो वो नियम सार्वभौमिक नियम कहलाएगा। ये प्रथम सूत्र है, यानी हर व्यक्ति को ऐसा प्रयास करना चाहिए। इस सूत्र के द्वारा केवल उन्हीं नियमों पर कार्य करने की सलाह दी गई है कि ऐसे ही नियम को पालन करने के योग्य समझा जाए, यानी जो नियम सार्वभौमिक नियम बन सके, यानी सबके लायक हो, ऐसा अनुभूति होती हो आपको, तब उस नियम पर आप चलने का प्रयास करें। यानी आप सबके लिए कानून आप सोच सकते हैं, सब उसको मानेगा तो समाज में कितनी शांति रहेगी। इसे संक्षेप में सार्वभौमिक नियम कहते हैं। दूसरा सूत्र है कि कांट ने द्वितीय सूत्र के द्वारा केवल ऐसे कार्य करने का परामर्श दिया है। पहला में दिया यूनिवर्सल लॉ को मानने लायक जो काम होगा वैसे काम को करने के लिए इन्होंने प्रेरित किया है। दूसरा नियम में क्या कहते हैं कि ऐसे कार्य करने का परामर्श दिया है जिन्हें सार्वभौमिक रूप से प्राकृतिक नियम के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। सार्वभौमिक नियम तो हम मानेंगे ही, जिसको उसको तो सबको मानना ही चाहिए, उस पर हमको कार्य करने ही चाहिए। लेकिन प्राकृतिक नियम के रूप में जो मान्यता मिल सके वैसे नियमों पर भी चलने के लिए कांट कहते हैं। जिन कार्यों को प्राकृतिक नियम के अनुसार निषिद्ध माना गया है उसे कदापि नहीं करना चाहिए, जैसे कि प्रदूषण फैलाने वाले, जंगलों को नाश करने वाले कार्य नहीं करने चाहिए, अन्य प्राणियों को भी तकलीफ हो ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। तो ये प्रकृति संबंधित नियम हो गए, इसलिए इसको प्राकृतिक विधान सूत्र कहते हैं। तो इसका नाम हो गया प्राकृतिक विधान सूत्र, क्योंकि ये प्रकृति के अनुसार चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। और तीसरा सूत्र है कि इसके अनुसार मानवता का व्यवहार ही साध्य है। साध्य और साधन होते हैं, 2 चीज़ हम पढ़े हैं पहले भी। साध्य एक लक्ष्य होता है सर्वोच्च लेवल पर, और साधन होता है उसको पाने के लिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि मानवता को सेंटर में रखिए, मानवता ही साध्य है। मानवता को पाने के लिए हम विभिन्न प्रयास करते हैं। तो व्यवहार जो है मानवता का व्यवहार ही वो साध्य है,
इसे साधन मत समझिए। इसको साधन मत समझो। साधन समझोगे तो मानवता के साथ सहारे हम कुछ और पाने का प्रयास करेंगे। कुछ और क्या पाएंगे? तो बुराई भी पा सकते हैं उसमें। इसलिए कह रहा है कि मानवता को बीच में सेंटर मानो और इसको पाने के लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं वो करो। संक्षेप में इस सूत्र को हम कहते हैं स्वयं साधन का सूत्र। स्वयं साधन का सूत्र कह सकते हैं या इसको साध्य का सूत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि स्वयं अपने प्रति और दूसरों के प्रति सर्वज्ञ हमें मानवता का व्यवहार करना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि हम अपने लिए भी और अन्य लोगों के लिए भी ऐसी भावना रखें, मानवता की भावना रखें जिसमें सबका ख्याल हो, सबके लिए जीने का भाव हो। और इसी को हम साध्य समझें, अपने जीवन का उद्देश्य समझें कि हम सबके लिए जिएंगे, मानव मात्र के लिए जिएंगे, मानवता के काम को हम करेंगे। स्वयं साधन का सूत्र कहलाता है तीसरा ये। और चौथा सूत्र है कि जिसको स्वतंत्रता का सूत्र कहते हैं। इस सूत्र से कांट का तात्पर्य है कि मनुष्य को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना चाहिए। स्वतंत्र होकर के स्वेच्छा से कार्य करेंगे तभी हम उस पर नैतिक निर्णय दिया जा सकता है। किंतु स्वेच्छा का एक सीमा होगी, उससे बात होगी। किंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि वह जिस कार्य को करने की इच्छा कर रहा है उसे सार्वभौमिक नियम के रूप में माना जा सकता है या नहीं। आप स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए फ्री तो हो गए, स्वतंत्रता आपको दे दी गई, अधिकार आपको दिया गया, लेकिन कैसे कर्म आप करेंगे स्वतंत्र रूप से? तो कहा गया कि जो सार्वभौमिक नियम को पालन करने वाले नियम लगे आपको, क्योंकि सार्वभौमिक नियम को अंदर से अनुभूति होती है कि ये सबके लायक होने चाहिए, तो वो उस लायक वो कानून हो, नियम हो, नहीं उसकी एलिजिबिलिटी जो है फर्स्ट नियम से प्रेरित हो, तब आप उसको करने के लिए स्वतंत्र हैं। यही कहा गया कि मनुष्य को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना चाहिए, किंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि वह जिस कार्य को करने की इच्छा कर रहा है उसे सार्वभौमिक नियम के रूप में माना जा सकता है कि नहीं, इस पर आप विचार तो कर लीजिए। इसे हम स्वतंत्रता का सूत्र कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मनुष्य की इच्छा स्वतंत्र पर बल दिया गया है, विल पर दिया गया है जोर। और पांचवा सूत्र है सार्वभौमिक राज्य में एक हम नियमकार सदस्य हैं, हम नियम बनाने वाले खुद हैं, तो हम नियम कैसे तोड़ेंगे, ऐसी अनुभूति होना चाहिए। पांचवा नियम ये कहता है कि इस प्रकार कार्य करो, कार्य हमको ऐसे करना चाहिए मानो तुम अपने सूत्र के माध्यम से साध्यों को के एक सार्वभौमिक राज्य में एक नियम का सदस्य हो। साध्य यहाँ पर मानवता है और उसके जो राज्य है मानवता के, उसमें हम भी एक ईंट हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में हर ईंट का योगदान घर बनाने में होता है, तो वो ईंट निकलेगा नहीं, क्योंकि उसको डर होगा। अगर वो अपने घर को अपना समझेगा तो समझेगा वो कि ईंट हम निकल जाएंगे तो घर नीचे आएगा, निकल जाएंगे घर नीचे आएगा, दीवार गिरेगा। तो ईंट अपने को घर में कैसे समाहित करके रखेगा कि घर पूरा टिका रहे। तो ऐसे ही भावना हमारे अंदर होनी चाहिए कि इस विधान के नियम के, सार्वभौमिक राज्य के जो नियम है, उस नियम को बनाने वाले खुद हम भी हैं। और जब खुद हम अपने को नियम बनाने वाले समझेंगे तो हम नियम तोड़ने का प्रयास कदापि नहीं करेंगे। ये पांचवा सूत्र है। अब कांट के नैतिक सूत्रों का मूल्यांकन, कांट के 5 सूत्र जो है क्या कहलाते हैं? आधुनिक नीति शास्त्र के शिलान्यास। आधुनिक नीति शास्त्र का जो है शिलान्यास जो किया गया कांट के इन्हीं 5 सूत्रों के आधार पर किया गया। उनका व्यवहारिक स्वरूप बाह्य स्वरूप से भले ही कठोर प्रतीत होता है, परंतु नैतिक दृष्टि से अत्यंत ही साफ सुथरा और कोमल है। बाहर से भले थोड़ा सा भावनात्मक रूप से टाइट लगता है। अब इसको फिर वन बाय वन समझते हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो पहला नियम जो था सार्वभौमिक नियम, इसका सूत्र जो है मनुष्य को सद्गुणों की ओर प्रेरित करता है। जैसे ही हम सोचेंगे कि नियम सबके लिए वो मान्य हो, ऐसा नियम होना चाहिए, तो हम अच्छे नियम बनाने की कोशिश करेंगे, यानी हम सद्गुणों की ओर प्रेरित होंगे। जब हम किसी कार्य को करने के पहले
यह विचार करने का अभ्यास बना लेंगे, कानून बनाने वाले हम हैं और हम ये विचार करने के लिए अभ्यस्त हो गए, बार बार विचार करने लगे, समझने लगे बात को कि हमारा कर्म सार्वभौमिक नियम बन सकता है कि नहीं, यानी सबके लिए ये नियम होगा कि नहीं, सबको स्वीकार होगा कि नहीं, ये विचार किया जाता है अभी भी कानून बनाने के लिए, और नहीं होता है तो आंदोलन होता है। जब हम किसी कार्य को करने के पहले यह विचार करने का अभ्यास बना लेंगे कि हमारा कर्म सार्वभौमिक नियम बन सकता है अथवा नहीं, तो निश्चित ही हमारी बुद्धि जो है वो शुद्ध बुद्धि हो जाएगी और सही कर्म करेंगे। शुद्ध बुद्धि हमको इसका यथार्थ उत्तर देगी, हमको अंदर से अपने आप उत्तर मिल जाएगा कि कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे नियम बनाने चाहिए। यह सूत्र हमारे दैनिक कार्यों के लिए अच्छी कसौटी प्रस्तुत करता है, अच्छा एक पैमाना निर्धारित करता है कि आप दैनिक कार्य कौन सा करेंगे जो सबको प्रिय हो, सबके लिए उचित हो। तो एक कसौटी तैयार करता है, यानी आप कैसे जान सकते हैं कि कौन सत्य है, कैसे सही है, कौन सा कर्म सही है। तो आपके मन में जांचने का एक तरीका यही है कि आप खुद सोचिए कि ये नियम क्या सबके लिए हो सकता है, और जैसे ये आप सोचेंगे और लगेगा कि हाँ सबके लिए उचित होगा, तो निश्चित है वो कर्म सही होगा। और जैसे आप सोचेंगे सबके लिए हो तो आपको लगने लगेगा कि नहीं ये हमको तो ठीक है, लाभ मिल रहा है, लेकिन ये सबके लिए नियम होगा तो फिर दिक्कत होगा हमको। तो इसका मतलब समझिए कुछ सार्वभौमिक नियम बनने लायक नहीं है, उसमें दुर्गुण है, उसमें कुछ खामियां हैं, वैसे कर्म को नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम अनुचित मार्ग पर जाने का खतरा रहेगा हमको। तो एक कसौटी प्रस्तुत करता है जिस पर परखने के बाद हम अपने प्रस्तावित कार्यों के शुभत्व अथवा अशुभत्व का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम जान सकते हैं कि जो हम प्रस्तावित कार्य सोच रहे हैं काम करने के लिए वो कर्म शुभ है कि नहीं। दूसरा नियम था विधान सूत्र। प्राकृतिक विधान सूत्र हमें बतलाता है कि हमें अनासक्त होकर, मतलब बिना आसक्ति के, बिना कोई राग के, द्वेष के जिस प्रकार काम करना चाहिए। कांट ने हमें जो प्रकृति के अनुसार कार्य करने का उपदेश दिया, प्रकृति को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ऐसा कहा है इन्होंने, उससे न केवल हमारी सात्विक प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, इससे मान लीजिए प्रकृति में जीव जंतु भी आता है, जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए, और हत्या नहीं करें तो मांसाहार नहीं खाने चाहिए। इस तरह से विचार एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो हम इसको जब प्राकृतिक नियम का पालन करेंगे तो किसी भी जीव जंतु को हम कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, तो इससे हमारी सात्विक प्रवृत्ति जो है उसमें वृद्धि होती है। बल्कि इसके साथ ही हम कार्यों को प्रकृति का स्वाभाविक कार्य समझकर कि प्रकृति हमसे ये काम करा रही है, प्रकृति ऐसे बैलेंस करना चाह रही है, समझकर उनके प्रति हम अनासक्त हो जाते हैं कि हमको कोई विशेष रुचि नहीं है, विशेष लगाव नहीं है कि हम अपने लिए कर रहे हैं, ये करना चाहिए इसलिए हम कर रहे हैं। जो कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत की पराकाष्ठा है। और कर्तव्य के लिए हम कर्तव्य कैसे कर सकेंगे, जब हम सोचेंगे कि ये कर्तव्य हम प्रकृति के लिए कर रहे हैं, ये कर्तव्य हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं, ये कर्तव्य हम मानवता के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। स्वार्थ की सिद्धि का जब प्रयास करेंगे तो वो कर्म सही नहीं होगा, हमको छोड़ना होगा, तब कर्तव्य होगा वो। साध्य का सूत्र भी हमें कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्धारण में सहायता करता है कि साध्य किसको लक्ष्य माने। तो लक्ष्य यहाँ मान लेते हैं हम कि मानवता को लक्ष्य, तो मानवता जो है उसको लक्ष्य मानने पर हमारे सब रास्ते मानवता की ओर जाएंगे, किसी को हम तकलीफ नहीं पहुंचा पाएंगे। फिर उससे जो है विश्व बंधुत्व बढ़ेगा और प्रेम की भावना बढ़ेगी, अगर हम मानवता का लक्ष्य निर्धारित कर कर्म करते हैं। तो स्वतंत्रता का सूत्र जो है हमें अपने सदिच्छा के अनुसार नियम बिचाने का विचार प्रस्तुत करता है कि नियम हम कैसे बना सकते हैं। इसका विचार हमको स्वतंत्र रूप से निर्णय करने पर ही विचार मिलता है। यह सूत्र वस्तुतः सार्वभौमिक नियम वाले सूत्र का ही सहायक है। स्वतंत्र होकर निर्णय कर लें और सबके लिए मान्य हो तो सार्वभौमिक नियम का ही एक यह पार्ट माना जाता है। जैसे सदिच्छा को हम सार्वभौमिक नियम का रूप देना चाहेंगे तो निश्चय ही उसकी उतनी छानबीन हम कर लेंगे, अपने मन में जरूर छानबीन करेंगे नियम बनाने के पहले कि मानवता उसका किसी भी स्थिति में तिरस्कार न कर सके,
कोई भी व्यक्ति इस नियम को न काट सके, ऐसा हम प्रयास करेंगे। निश्चित है हमारा प्रयास यही रहेगा। साध्यों के राज्य का सूत्र क्या कहता है, ये हमें बताता है कि हम अपने लिए और समस्त मानवता के लिए किस प्रकार नियमकार बन सकते हैं। हम चूंकि नियम बनाने वाले हैं, हम उसके अंग हैं, तो किस तरह से हम समस्त मानवता के लिए नियम बना सकते हैं, ये हमको बताया जाता है इसके द्वारा, यानी कर्तव्य निर्धारित करता है। इसके अंतर्गत हम साध्य और साधन दोनों पर विचार करते हैं कि क्या लक्ष्य पाना है, क्या साध्य पाना है, और किस माध्यम से, किस साधन से उसको प्राप्त हम कर पाएंगे। इन दोनों बातों पर विचार किया जाता है नियम बनाने के पहले, और उचित और शुभ साध्यों को ही कर्तव्य मानते हैं। जब इतना विचार करेंगे तो उचित कार्य ही करने की प्रेरणा अंदर से आएगी, शुभ कार्य ही करेंगे हम। इस प्रकार कांट ने जिन सूत्रों का निर्माण जो है निरपेक्ष आदेशों के स्पष्टीकरण के लिए किया है, उसका केवल सैद्धांतिक मूल्य ही नहीं, थ्योरेटिकल वैल्यू ही नहीं है केवल, उसका मूल्य व्यवहारिक भी है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसका बहुत ही महत्व है कांट के नियम का। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि कांट के इन 5 सूत्रों का क्या महत्व है, ये किस तरह से स्वार्थ से मुक्त होकर के परमार्थ की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो ये जो आधुनिक नीति शास्त्र है, इसमें ये कांट अपना एक छाप छोड़ते हैं, शिलान्यास कर देते हैं। इस बैकग्राउंड पर, इस बेस पर आप भवन बनाइए, आप महल बनाइए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को सुने, आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। धन्यवाद।